हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप सभी को पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि शामिल थे। ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे आहार में शामिल किए जाने वाले पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में और एक जो है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में रखा गया है। यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अल्प पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनका हमारे शरीर में कम उपयोगिता होता है या हम जिसे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत आता है विटामिन और खनिज लवण। ठीक। उसके बाद जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनका हमारे शरीर में अधिक उपयोगिता होता है, जिनका प्रयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है। तो इन सब पोषक तत्वों के बारे में हमने आपसे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था और आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराया था। ठीक है। लेकिन आज हम मुख्य रूप से खनिज लवण के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम खनिज लवण क्या है, इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं और खनिज लवण से हमारे शरीर में क्या, इसकी अधिकता से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा आज हम खनिज लवण के विभिन्न प्रकार, जो इसमें मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम खनिज लवण को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, इसके पहले जानना जरूरी है कि खनिज लवण होते क्या हैं। क्या होता है खनिज लवण, ध्यान से सुनिएगा। खनिज लवण जो होते हैं वो अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। क्या है? अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। अकार्बनिक पोषक तत्व होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकार्बनिक तत्व क्या होते हैं। अकार्बनिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात जिनमें जलने के बाद अवशेष बचता है। क्या समझे? किसी चीज को जलाएं और जलने के बाद अवशेष बचे, क्या हो, अवशेष बचे, उसे हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने पर कुछ अवशेष नहीं बचता है। जिसमें अवशेष बचता है वे अकार्बनिक होते हैं और जिसमें अवशेष नहीं बचता है वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन सभी पोषक तत्वों की भांति जो खनिज लवण होते हैं, ये भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है। और ये खनिज लवण हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे शरीर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास और विभिन्न प्रकार से बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम खनिज लवणों का अगर हम अपने भोजन में, अपने आहार में उपयोग ना करें तो ऐसी स्थिति होगी कि हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? हम विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे अथवा हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर का वृद्धि विकास नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा शरीर रोगाणु हो जाएगा, जब हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा तो हमारा इम्यून पावर क्या एकदम बिल्कुल कमजोर रहेगा। तो हम अपने शरीर के जो है कि किसी प्रकार से वृद्धि और विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और हमें बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति देता है और हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो एक बात हम बता दें कि ध्यान सुनिएगा आप लोग कि जैसा कि हमारे शरीर में लगभग 96% जो पार्ट होते हैं वे वो कार्बोज होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है। भार के लगभग 96% जो होते हैं वो विटामिन, प्रोटीन, वसा होते हैं। ठीक है। लेकिन खनिज लवण जो होता है वो हमारे भोजन में केवल 4% ही पाया जाता है। ठीक है। हमारे शरीर के भार का लगभग 4% ही खनिज लवण होता है। ठीक है ना। ये इतने अल्प मात्रा में होने के बावजूद भी
यह केवल 4% होने के बावजूद भी इसका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं, अभी आपको हमने बताया कि लगभग केवल 4% ही होते हैं जो खनिज लवण हमारे आहार में, हमारे शरीर के भार के अनुसार जो है कि हमारे भोजन में, हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें मज़े की बात क्या है, सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन 4% जो आपके पोषक ये खनिज लवण होते हैं ना, तो इन खनिज लवणों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हमने जो स्थूल खनिज यानी कि मैक्रो मिनरल या उसको मुख्य खनिज लवण के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा जो है उसे हम सूक्ष्म खनिज लवण या माइक्रो मिनरल या गौण खनिज लवण या ट्रेस मिनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आपको बता दें, आपको जानकारी होगी कि जो मुख्य खनिज लवण होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसे खनिज लवण जिनकी उपयोगिता, जिनकी उपस्थिति या जिसका प्रयोग हम अधिक मात्रा में अपने आहार में करते हैं, उसे हम मुख्य खनिज लवण या स्थूल खनिज लवण या मैक्रो मिनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि सूक्ष्म खनिज लवण या माइक्रो मिनरल या गौण खनिज लवण। ये क्या है? ये ऐसे खनिज लवण होते हैं जिनकी उपयोगिता, जिनकी उपस्थिति हमारे आहार में बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि हमारे शरीर में मुख्यतः 4% ही खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें तथ्य की बात क्या है कि जो 4% खनिज लवण पाए जाते हैं, तो इसमें से जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वह उस 4 का 3/4 हिस्सा होता है। ठीक है। यानी कह लीजिए कहीं कहीं पर 3/4 मिलता है और कहीं पर जो है कि 2/4 होता है। ठीक है ना। यानी कि अगर 4% को हम 100 मान लें, 4 को क्या मान लें? 100 मान लें,